कुछ ऐसी बातें कही गई उनसे कि आप ये कहें। हुँ। उनकी एक्सप्रेशन जो हैं वो इमरान खान की मौजूदा फैमिली तक जाती थी ना, तो शेख रशीद साहब ने ऊँची-ऊँची धाड़-धाड़ के रोना शुरू कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा। उसपे बिल्कुल। उनको थप्पड़ पड़े और उन थप्पड़ों की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आवाज़ बाहर न्यूज़ रूम तक आई। नवाज़ शरीफ साहब पे अटेम्प्ट हो सकती है, सुसाइड अटैक हो सकता है, अदारों ने इंडिकेशन कर दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान लतीफ़ा आरा और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तर्जुमे का रिज़वान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, लेकिन सर आजकल बेचारे हमारे सियासतदानों के हालात ख़ासकर जो जिनका ताल्लुक या जिनकी अटैचमेंट पीटीआई के साथ रही है, लगता है कि उनके हालात अच्छे नहीं हैं। और शेख रशीद साहब के एक इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैं चाहूँगी कि उससे शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की कि ये उनके साथ क्या सलूक हुआ और इसमें किस हद तक सच्चाई है? क्या कुछ उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा पीटीआई देखिए, की वजह शेख से? रशीद साहब को पहले गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने कुछ अंडरटेकिंग्स दी थी और उन अंडरटेकिंग्स के बाद जो है वो रिहा हुए और रिहा होने के बाद उन्होंने उन अंडरटेकिंग्स की फिर वायलेशन की, जो वो अंडरटेकिंग दे के आए थे और नतीजे के तौर पे उन्हें फिर पकड़ा गया और उनकी गिरफ्तारी डाली गई। उनकी बाजियाबी के लिए दरखास्त जो है वो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जज साहब अहकामात दे रहे हैं, पुलिस वही रवायती बात कह रही है कि जी हमारी कस्टडी में नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ हैं। शेख साहब जब पहली दफा गए और वापस तशरीफ लाए थे तो वो अंडरग्राउंड चले गए थे। वो 3 से 4 5 जर्नलिस्टों के साथ राब्ते में थे। वो अपनी सिम बिल्कुल। अपने मोबाइल में डालते, उन जर्नलिस्टों से गपशप करते और या ट्वीट वगैरह करते और फिर वो अकाउंट उनका साइलेंट पे चला जाता या उनका वो जो सिम जो थी वो डीएक्टिवेट हो जाती। आखिरी दफा जब वो बिल्कुल। पकड़े गए हैं तो उनसे बेहतियाती ये हुई कि उन्होंने लंबा सेशन गुजार लिया ऑनलाइन और उनकी सिम एक्टिव थी, उनकी सिम की लोकेशन लोकेट हो गई। वो बहरिया टाउन के अंदर एक घर था जो कि मलक जी। रियाज साहब की मलकियत था। मलक रियाज साहब के बारे में भी हमारे पाकिस्तान के अदारों ने जो आंखें फेरी हैं उसकी बुनियादी वजह यही जी। थी कि मलक रियाज साहब इस तरह के बागियों को अपने मलकीती जायदादों के अंदर पनाह देते हुए पाए गए। तो खैर सपोर्ट करते रहे। हाँ, वो इस पे ना वो शेख रशीद साहब जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया, उठा लिया गया। हम कहेंगे गिरफ्तार तो वो होता है ना जो लीगली आप उसकी गिरफ्तारी गिरफ्तार शुरू। की पुलिस। बिल्कुल। अच्छा, अब ये रोने का मुकाम है कि देखिए एक सियासतदान है और जी। वो अंदर जाता है, अंदर जाके कोई चीज़ कह के आता है, यकीन दहानियाँ करवा के वापस आता है। तो उसके बाद उसको चाहिए फिर वो उन यकीन दहानियों को पास करे या फिर वो टॉर्चर बर्दाश्त करे ना। बाहर आए, बाहर आने की भी जल्दी थी, फिर दोबारा वो अनसेरेमोनियसली लेके गए और अब जो दास्तान बाहर निकली है और असदुद्दीन साहब ने उसके ऊपर व्लॉग भी कर दिया है। वैसे हमें रात को ही पता था क्या हो गया है, लेकिन चूंकि जी। असदुद्दीन साहब ने अब उन्होंने बताया है कि उन्हें 3 अफराद जो थे या 4 जी। अफराद को लेके समा के दफ्तर में एंटर हुए, यानी समा इस्लामाबाद के दफ्तर ही। तो एक बंदे ने बिल्कुल। उनको दाएं से पकड़ा हुआ था, एक ने बाएं से पकड़ा हुआ था, एक पीछे चल रहा था जिसने इधर से ये गिरेबान से पकड़ा हुआ था और वो उनको आगे की सही। तरफ धकेल रहा था। नो इट इज ह्यूमिलिएटिंग ना, मतलब बिल्कुल। ये हमें शेख रशीद साहब कभी भी हमारे फेवरेट नहीं रहे। वो जितनी बढ़के मारते हैं, जितना बढ़ के बोलते हैं, ये तो इनको वो बना मतलब जिसे कहना चाहिए इनको मजलूम बनाने वाली बात हो गई। फिर शेख रशीद बिल्कुल। साहब को कागज दिया गया हुँ। बकौल उनके, हम तो उन पे ही डालेंगे ना, असदूर के बकौल बिल्कुल। उनको अलीम खान साहब का जो प्रेसिडेंट हैं चैनल के, उनके कमरे में बिठाया गया शेख रशीद साहब को। फिर दोनों की आपस में गुफ्तगू करवाई गई कि
उन्हें मौज़ूआत बताए गए कि ये मौज़ूआत आपने बोलने हैं, फिर उनके ऊपर उनसे हुँ, तहरीर हुँ। भी लिखवाई गई। अपना उनसे वो तहरीर लिखवाई गई जिसे जी, कहना चाहिए, उसके बाद उनको कर दिया गया। उसके बाद कैसे? उनको ना वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। वो आज रात 8 बजे भी हो सकता है, लेकिन चूँकि मैच है, लेकिन कल नवाज़ जी, शरीफ की भी जो है वो वापसी है, तो कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि ये एक नवाज़ शरीफ की आमद से पहले उन्हें एक तोहफ़ा पेश किया जा रहा है कि शेख अच्छा। रशीद का इंटरव्यू जो उन्होंने रो पीट के दिया है और हुँ, हुँ। मतलब कि शेख रशीद साहब से जो ज़राए हैं उनका कहना है कि कुछ ऐसी बातें कही गई उनसे कि आप ये कहें जो कि जी, अखलाकी हवाले से ठीक नहीं है। हुँ, उनकी एक्सप्रेशन जो हैं वो इमरान खान की मौजूदा फैमिली तक जाती थी ना, तो शेख रशीद साहब ने ऊँची-ऊँची धाड़-धाड़ के रोना शुरू कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा, ये गुनाह मुझसे ना करवाएँ। जिस वक़्त जब उन्होंने ये कहा या ये किया, मतलब कि अब हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ड्रामा किया होगा, लेकिन चलें जो भी किया उन्होंने उसपे बिल्कुल। उनको थप्पड़ पड़े और उन थप्पड़ों की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आवाज़ बाहर न्यूज़ रूम तक आई। अब ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। शेख रशीद साहब तकरीबन कोई 8 बिल्कुल, दफ़ा के करीब वज़ीर रह चुके हैं। 25-30 साल उनकी सियासत को हो गए हुए हैं। लेकिन बिल्कुल। ये सबक भी है नए सियासी कारकुनों के लिए कि देखिए जब आप किसी के कहने के ऊपर किसी एक लीडर को भगोड़ा कहेंगे, अ, उसकी बेटी को जादूगरनी कहेंगे, तो जो लोग आपको जी, ये कहने का कह रहे हैं, वो लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि अब इनको भगोड़ा या जादूगर कहना बंद करें और दूसरे को हुँ, भगोड़ा और जादूगर कहना शुरू कर दें। अगर बिल्कुल। आप एक्चुअली वो कह रहे होते जो आपके ज़मीर की आवाज़ थी, तो फिर कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता था। यहाँ पे एक एक 2 चीज़ें जो मेरे ज़हन में आ रही हैं कि सारा सिनेरियो सुन के, वो ये है कि एक तो शेख रशीद साहब जिस तरह से आपने खुद कहा कि वो बहुत पुराने सियासतदान हैं। तो हुँ, और वो खुद कहते रहे कि जी मेरे गेट नंबर फलाने से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, गेट नंबर इससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने ये इस तरह की बेवकूफ़ी क्यों की कि एक दफ़ा जो अंडरटेकिंग लेके आए थे, उससे वो आके मुकर गए। और दूसरी बात ये है जिस बात को वो दिल से तस्लीम नहीं करते हैं, अगर थप्पड़ मार के या ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनसे वक़्त कहलवा भी दी गई हैं, तो वो कितना अच्छा उस पे जो है वो मतलब इम्प्लीमेंट उसके ऊपर वो रहेंगे स्ट्रिक्ट। आखिरकार ऐसे ही होगा कि जब टाइम मिलेगा उनको वो बातों से मुकर जाएँगे। तो ये ज़ोर-ज़बरदस्ती की सियासत कब तक चलेगी? देखिए ये हमारे मुल्क के अंदर 75 साल से होती आ रही है ज़बरदस्ती की सियासत और जो इसके हुँ, सामने मज़ामत करता है वही सियासतदान बनता है। सही। और दूसरी बात ये है नहीं कि सर, जिस मुझे नहीं, जो आप कह रहे हैं ना कि मज़ामत करता है, वो सियासतदान तो बन सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल से जो इसके साथ चलता है, ओहदा हमारे मुल्क में सिर्फ़ उसी को मिलता है। सियासतदान यहाँ हाँ, कौन बनने के लिए आता है? या तो ओहदे लेने के लिए आता है। मैं यही मुझे बात तो ये इसी मैसेज मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इसी की तरफ आ रहा था कि वो सियासतदान बनता है, ओहदे तो बिल्कुल। ओहदे नहीं मिलते फिर, लेकिन हुँ, अपने वोटर्स की नज़र के अंदर वो हो जाता है। लेकिन जब आपका वाहिद पर्पस हो कि मैंने इक़्तिदार में रहना है हर कीमत के ऊपर, देखिए हुँ, आप किसी के कहने के ऊपर अगर आसफ सईद खोसा को जो है वो खोता कहेंगे, ऑन एयर कहेंगे, हुँ, ठीक है? जैसे जी। सामी इब्राहिम साहब ने कहा, सामी इब्राहिम साहब हुँ, ने फरमाया, तो उसके बाद फिर शीला जो है वो मुखन्नस जो था वो ख्वाजा सरा था, वो आपके दफ्तर में आके आपको चपेड़े मारेगा, ठीक है? सही, मेरा मतलब है कि बिल्कुल। आप तनकीद के अंदर जो साफ़ियाना हदूद-ओ-क़यूद हैं, अगर उनको बरकरार रखें और उनका एहतराम करें और एक ख़ास हद से आगे ना जाएँ, वो हद जो कि हमारे मुआशरे ने तय कर रखी है। हम दुश्मन का बिल्कुल। भी नाम लें, तो उनका नाम हुँ, बिगाड़ने की या उनको किसी गलत लक़ब से पुकारने की ना हमारा मुआशरा जो हमारे मुआशरा जो बड़े-सग़ीर पाक-ओ-हिंद के अंदर जो मुआशरत है, ये बहुत पुरानी हुँ, मुआशरत है। इंडस वैली सिविलाइज़ेशन जो है या ब्रह्मपुत्रा हुँ, सिविलाइज़ेशन जो है, ये दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइज़ेशन है। दुनिया के पुराने खंडरात जो हैं, भले वो मोहनजोदड़ो के हों, भले वो हड़प्पा के जी। हों,
ये हमारे हुँ। इलाके से निकले हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे सर सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। इस लेकिन रज़ी सिविलाइजेशन साहब मुझे मेरी ये बात पूरी होने दीजिएगा। इस सिविलाइजेशन के कुछ बेसिक एथिक्स हैं, सोशल एथिक्स हैं। हम दूसरे के खिलाफ, अपने दुश्मन के खिलाफ भी एक हाथ से आगे नहीं जाते। लेकिन जब आप सारी हदूद पार कर जाएँ और आपका तकिया भी एक खास अदारे के ऊपर हो, तो उस अदारे के अफसर बदल भी तो सकते हैं ना। उस बिल्कुल। अदारे के अफसर तो 3 साल के लिए आते हैं ना अपने ओहदे के ऊपर, फिर वो ट्रांसफर होके आगे चले जाते हैं और उन हुँ, अफसर के साथ पॉलिसी भी बदल जाती है, जो नया अफसर आता है। तो ये 12 साल के बाद हमारे अदारे की पॉलिसी बदली है, तो अब वो जो हुँ, 12 हुँ। साल के अंदर जो ग्रूम कर दिया उन्होंने, वो माइंडसेट वापस आने की बात नहीं कर रहा। आज मैं आपको एक और बात बताऊँ, पीटीआई के सोशल मीडिया का जो अकाउंट है, सबसे जो मिलियंस में उसकी फॉलोइंग है, उन्होंने बैरिस्टर एहतशाम साहब जो हैं, उनका एक व्लॉग शेयर किया। बैरिस्टर एहतशाम साहब कौन है? ये एक वकील थे, वकालत इनकी चलती नहीं थी, तो इन्होंने हुँ, एंकरी शुरू कर दी। ये एंकरी करते-करते जनाब ये ज़ाहिर है एंकरी में रेटिंग चाहिए थी और पीटीआई के बगैर रेटिंग नहीं आती थी, ये पीटीआई की तरफ चले गए। अब जे सुनो हुँ, में आखिरी वक़्त ये सुनो में पाए गए, तो सुनो में जब उन्होंने देखा कि अब उनको निकालने लगे हैं, वो बैरून मुल्क चले गए, जाके उन्होंने सियासी पनाह ले लिया और वहाँ से उन्होंने अब व्लॉग शुरू कर दिया। आज पीटीआई के ट्विटर हैंडल ने, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने उनका पहला व्लॉग शेयर कर दिया। या हुँ, तो मेरा मतलब है इस तरह का कोई टारगेट हो ना किसी जर्नलिस्ट का, वो जर्नलिस्ट तो नहीं थे खैर, वो तो लॉयर थे ना भाई, शाम को पार्ट टाइम बिल्कुल। वो जर्नलिज्म करते थे। इस तरह के लोग सहाफत को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो अब उन्होंने जो टारगेट अचीव करना था कर लिया, वो अपनी फैमिली समेत बैरून मुल्क तशरीफ ले गए। यहाँ पे वैसे भी पाकिस्तान में सुना है कि उनके खिलाफ कोई मर्डर का इल्जाम भी था, तो उससे भी वो एस्केप अच्छा, करके तो निकल गए। तो वो सहाफत में भी इसीलिए आए थे कि जनाब वो उस इल्जाम से अवॉइड कर सके, वकील होते हुए शायद। वकील और सहाफत का कॉम्बिनेशन होगा तो फिर उनको कौन हाथ लगाए, कोई ठीक भी है ना। नहीं। तो वो बहरहाल वो उनका भी आज ये, अगर तो आप इस तरह के किसी नेफेरियस डिजाइन के लिए सहाफत को इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे कैरियर बना रहे हैं तो फिर बेसिक्स एथिक्स है ना, बेसिक एथिक्स जो है ना, उनको आपको बिल्कुल। ऑब्जर्व करके चलना है। आप इस तरह मतलब जिसे कहना चाहिए अनस्टॉपेबल होके नहीं चल सकते। तो अब जो लोग अनस्टॉपेबल होके पिछले 12 साल से चलते रहे हैं, उनके लिए ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल हुआ है। सियासत में ये किरदार जनाब शेख रशीद साहब ने अदा किया है और अब उनके लिए वापसी बहुत मुश्किल हो रही है। सर, ये जो आप ब्रेक लगाने की बात कर रहे हैं रज़ी साहब, मुझे तो ये ब्रेक अभी भी लगती हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि आप ये देखें, आप सियासतदानों पे ब्रेक लगा सकते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन ये सियासी लड़ाई तो हमारे ये सियासतदानों के हाथ से निकल के अब तो गली-मोहल्लों में पहुँच चुकी है। मतलब जी, एक जो है वो एक के लीडर को बुरा कहता है, तो दूसरा दूसरे के लीडर को बुरा कहता है। तो आपको कहीं ये कोई लड़ाई रुकती हुई नज़र आ रही है? जितनी बिल्कुल भी नहीं बेशक रुकती हमारी हुई नजर पुरानी आ रही तहज़ीब थी, लेकिन मुझे तो वो तहज़ीब अब कहीं इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आती। इल्ज़ाम तराशियों का बिल्कुल भी सिलसिला नहीं। बेशक वो घर का ड्राइंग रूम हो या गली का कोई हम्म, नुक्कड़ हो, हर जगह हो रहा है। बिल्कुल भी ये लड़ाई रुकती हुई नजर नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं, आज मेरी अदालत के अंदर पेशी थी, तो ज़ाहिर है इस वक्त मैं सुबह ज़ाहिर है जब अदालत में पेशी होती है सुबह 8 बजे आपने अदालत में पहुंचना होता है और हाजिरी लगवानी होती है कि जी मैं आ गया हूँ। तो आप उस वक्त जी। जा रहे होते हैं तो उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होती है और सड़क के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मतलब मेरा घर जो है वो उस रूट पे वाक़या है जिस रूट पे नवाज शरीफ साहब ने गुजर के शहर जाना है, शहर की तरफ, या शहर से अपने घर जातियाँ जाके जाना। उमरा की तरफ जाना है। तो इसको खास तौर पे पीटीआई के पीएमएलएन के बहुत सारे कारकुनान और उनके लीडरान ने अपने बैनरों से सजाया हुआ है ताकि हमारे बैनर के ऊपर कायद की नजर पड़ जाए। तो वो ऊपर जी। उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे 4 4 5 5 लेयर के अंदर ना बैनर है। अब हुँ, उसमें कुछ बैनर जो है ना वो ऐसे आप हाथ ऊपर उठाएं तो वो काबिले रसाई हो जाते हैं। तो कोई सही। नवाज शरीफ की तस्वीर उन बैनर्स के ऊपर लगी हुई है, कोई उठा और उसने जहां जहां पे वो उसका हाथ पहुंचता था उसने नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ लिख दिया चोर 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 चले। हुँ, अब मैं जब आगे आया तो वो आगे वो खोखर बरादरान है, यहाँ पे एमपीए जीते हुए हैं पीएमएलएन से, उनका एक बहुत पुराना, जब से वो जीते थे ना 2018 के अंदर, तो उन्होंने वो एक बोर्ड लगा दिया था, होर्डिंग तो नहीं कहते, होर्डिंग बहुत बड़ा होता है जी। लेकिन ये बोर्ड जो सड़क के किनारे एक होता है,
अच्छा, किसी ने हम्म। एहतमाम करके सीढ़ी लगा के वहां पे इमरान खान की तस्वीर के साथ लिख दिया हुआ है, घड़ी चोर। अच्छा, हम्म। नॉर्मली ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले हम्म। उन्होंने अपना बैनर लगाया, हमने अपना बैनर लगाया, उन्होंने अपना होर्डिंग लगाया, हमने अपना होर्डिंग लगाया। ठीक है, इसकी हम्म। इंतहा जो थी वो अलीम खान साहब ने लाहौर के इलेक्शंस के अंदर की, कि अगर किसी ने किसी जगह के ऊपर उनके इस मुखालिफ ने एक बैनर लगाया है तो उन्होंने उसके इर्द गिर्द 20 बैनर लगा दिए, और वो एक बैनर छुप गया, और इनके वो 20 बैनर हर तरफ अलीम खान वही नजर बन आ गया। रहा। ठीक है। बिल्कुल। अब ये दूसरे के बैनर फाड़ना या उसके ऊपर जो है वो स्याही फेंकना, ये बड़े शदीद तरीके से इस वक्त हमें नजर आ रहा है। और अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, जो कि अल्लाह करे हम जाएं, हम्म। तो ये वाली लड़ाई जो होगी ना, हर गली मोहल्ले में होगी, ये बड़ी खतरनाक होगी। ये घरों तक जाएगी लड़ाई, ये अफराद तक जाएगी, ये खानदानों तक जाएगी। ये जो पांचवें पुश्त की दोगली अबलागी जंग के तहत जो हमने जेल साजी है, उसके नतीजे के अंदर हर घर में लड़ाई पड़ेगी। ये आप मेरे से बात लिखवा ले, लेकिन बहरहाल क्या करें अब हम, लेकिन सर अब ये इस लड़ाई में आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब अब आ रहे हैं, तशरीफ लेके आ रहे हैं, अब तो खैर उनके जो आमद का टाइम है वो तक फाइनल हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि आप उनके यहाँ वापस आने को और कैसे देखते हैं कि लोग उनको किस तरह से वेलकम करेंगे, आवाम जो है वो। देखिए देखिए ये जो है ना, कल जुमेरात के दिन अदालत के फैसले तक जो था, वो पीएमएलएन का कारकुन जो था वो डबल माइंडेड था। उसका ख्याल था कि पता नहीं नवाज शरीफ ने आना है कि नहीं आना, पता नहीं उन हम्म। गिरफ्तारी हो जानी है, उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाना है। ठीक है, नवाज शरीफ के साथ गेम हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ गेम करने की कोशिश कर रही है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उनको बेल नहीं मिलेगी, इस तरह की बातें हो रही थी। कल जैसे ही 3 उनको बेल मिली है, एक नैब की अदालत में से और 2 हाई कोर्ट में से, तो उसके जी। बाद एकदम जिसको कहते हैं ना माहौल तब्दील हो जाना, वो माहौल हम्म। तब्दील हुआ है। अब पीएमएलएन का जो वर्कर है, वो जो पहले थोड़ी सी उसके ऊपर गैर यकीनी की सूरत हाल थी या मुर्दनी छाई हुई थी, आप मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, अब वो जो है वो पूरा इंथ्यूजियास्टिक हो चुका है और वो जाने के लिए तैयार है। अब तक की जो इतलात हैं एजेंसियों की, उसके मुताबिक 1,20,000 से लेके 1,30,000 लोग जो हैं वो मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे, और अच्छा। तकरीबन तकरीबन जो है वो कोई 12,000 से जायद छोटी बड़ी अजाफी गाड़ियां उस दिन लाहौर के हम्म। अंदर एंटर होंगी। और अगर आप लाहौर मतलब कि मीनार पाकिस्तान से बदामी बाग बस अड्डे वाली तरफ वो गाड़ियां पार्क कर लें, और लोग जो जी। हैं वो ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर जो है वो घूमना शुरू कर दें या बैठ जाए कुर्सियों के ऊपर, तो उससे जो है वो आपको अंदाजा होएगा कि कितना बड़ा जमघटा हो जाएगा। अब जितने भी इमरान खान के जलसे से शुरू कर लें, जो 2011 या 12 वाला जो जलसा था जिससे इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया था, तो मीनार जी। पाकिस्तान के ऊपर जो स्टेज बना हुआ है ना, उससे वो ऐसे करके ना, ये इस तरह करके साइडों पे गेट लगा, साइडों के ऊपर होर्डिंग्स लगा के तो वो जलसा किया करते हैं। तो वो जब वो ऐसे जी। करते हैं ना, मतलब गेट से ऐसे, वो स्टेज से ऐसे, तो उसमें कुर्सियां गिन के 12,000 आती हैं। मैं वहां के जो लोग जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करना होता है उनसे बात करने की बात कर रहा हूँ। वहां पे टोटल जी। 12,000, 11 से 12,000 कुर्सी आती है, और उसके बाद जलसा आपको जैम पैक लगता है, क्योंकि उसी के ऊपर ही कैमरा जा रहा होता है, उसी के ऊपर ही ड्रोन उड़ रहा होता है, उसी के ऊपर ही जिप्स मूव कर रही होती है, तो हम्म। लगता है बहुत बंदा है। अब इन्होंने 12,000 से तकरीबन 2.5 गुना कुर्सियां वहां पे लगाई हैं, जगह भी खोली अच्छा। ऐसे करके ना, मतलब इस साइड पे बसें आ जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि मीनार पाकिस्तान के चारों तरफ लोग जो हैं वो ये अरेंज करें। कैसे करते हैं? अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया है, आज मैंने जाना भी है जलसा गाह का एक दिन पहले मुआयना करने के लिए, और प्रोग्राम अब मेरे टीवी वाला वहीं से लाइव होना है। ये करेंगे क्या, इन्होंने किया क्या है, हम्म। इन्होंने क्या है कि हर जो कौमी असम्बली का हलका है और उसके अंदर जो सूबाई असम्बली के हलके हैं, उनको एक एक वो क्या कहना चाहिए, एक एक जगह अलॉट कर दी। ठीक है,
और उसके अंदर जो है वो उन्होंने 500 कुर्सियां लगा दी हैं, किसी ने 400 कुर्सियां लगवाई हैं, किसी ने 1000 कुर्सियां लगवाई हैं, और उस हलके के लोग वहां पे आके बैठेंगे। और अगर वो जगह भरी हुई नहीं सही। होगी तो उस हलके वाले हुँ। एमपीए या एमएलए को टिकट नहीं मिलेगा। ये उन्होंने म्यार रखा है कि ये जो हिस्सा है ये एनए 163 का हिस्सा है। ओके, अब इस हिस्से को 21 के दिन भरा होना चाहिए, 21 की रात को जब नवाज शरीफ खिताब कर रहे होंगे। अगर ये खाली हुआ, और अच्छा मजे की बात ये है कि उन्होंने वॉलंटियर्स रखे हुए हैं जिनके पास ऐप होगी, वो उस मोबाइल के अंदर वो ऐप लेके वहां पे पहुंचेंगे, उसकी तस्वीर लेंगे, उस ऐप के अंदर डालेंगे और लिखेंगे कि इतने लोग हमने यहाँ पे गिने, तो वो गिनती पूरी करेंगे वहां पे। तो इसलिए पीएमएलएन के वो तमाम लोग जो पीएमएलएन की टिकट के उम्मीदवार हैं वो इसके ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो जो उनका इहाता इहाता कह ले इहाता जो उनको अलाट हुआ है वहां पे, वो 500 कुर्सियों का है, वो 1000 कुर्सियों का है, वो 300 कुर्सियों का है। वो उन्होंने हर सूरत के अंदर उसमें, अगर वो 300 कुर्सियों का अहाता है तो उन्होंने उसके अंदर 350 बंदा चुनना है ताकि पता चले कि वो भरा हुआ था, उसका तो ओवर क्राउडेड हो गया था। तो इस तरह से पीएमएलएन बड़े सही। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये जलसा कर रही है, एंड आई डू होप कि वो एक अच्छा शो कर पाएंगे। लेकिन एक बात जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं कर रहा वो ये है कि इस पे एक बड़ा खौफनाक थ्रेट अलर्ट है। नवाज शरीफ साहब पे अटेम्प्ट हो सकती है, सुसाइड अटैक हो सकता है। अदारों ने इंडिकेशन कर दी है कि सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो इस वक्त 3 के करीब जो है वो लाहौर में एंटर हो चुके हुए हैं, और इसलिए अच्छा। दुआ करनी चाहिए कि ये वाकया जो है ये खैर सलामती गुजर जाए। चलें, अल्लाह करे कि सब कुछ खैर सलामती के साथ हो। बहरहाल पीएमएलएन जो है वो सोशल मीडिया का तो काउंटर आज तक नहीं कर सकी, लेकिन जलसे की तैयारियों से लग रहा है कि वो जलसा ज़रूर अच्छा कर लेंगे और बहुत से लोग टिकट हासिल करने की कोशिश में जो है वो इस जलसे में बेशुमार लोग लेके भी आएँगे। तो जैसे जलसा होगा या आगे जो भी अपडेट होगी नाज़रीन आपको रज़ी साहब की ज़ुबानी सुनाते रहेंगे। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।